हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इजराइल फिलिस्तीन जंग की खबरें पहुंचा रहा है, लेकिन इसी दरमियान भारत में 5 स्टेट्स के असेंबली इलेक्शंस हुए हैं, जिन्हें 2024 के लोकसभा का सेमीफाइनल कहा जा रहा था। लेकिन इसमें एकदम हालात वो बन गए, ऐसे रिजल्ट आए जिसकी उम्मीद बहुत लोगों को नहीं थी, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीजेपी को और तेलंगाना कांग्रेस को गया। मिजोरम, वहां के कुछ लोकल पार्टियां, उनके हाथ में उनकी हुकूमत गई है। क्या कुछ है, देश का मूड क्या कुछ है? क्या ये इलेक्शन रिजल्ट्स ठीक हैं? क्या अब भी ईवीएम पर सवाल उठाया जाना चाहिए? क्या ईवीएम एक बड़ा सवाल है जिससे सारी सियासी पार्टियां, खासतौर पर अपोजिशन पार्टियां मिलकर के कोई तहरीक नहीं चला पा रही? क्या कुछ है आखिर? क्या 2024 के लोकसभा इलेक्शंस भी बीजेपी के हक में जाएंगे? ये ऐसे बड़े सवालात हैं जो हमारे आपके जहन में मुसलसल गूंज रहे हैं। इस मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर तस्नीम रहमानी साहब, जो मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं और इलेक्शंस में काफी दिलचस्पी नहीं रखते, बल्कि एक खास नजर भी रखते हैं। और उनका कहना है कि अगर स्पेस मिले, काम करने का वसाइल मिले, तो मुल्क के इलेक्शन का एक तरह से बिल्कुल हुलिया ही बदल जाए, नतीजे ही बदल जाएं। डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आप बहुत बहुत शुक्रिया, आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए शुक्रिया। इस इलेक्शन को 2024 लोकसभा इलेक्शन का सेमीफाइनल कहा जा रहा था। क्या अब भी इसे सेमीफाइनल ही समझें? क्या 2024 में बीजेपी ही फिर हुकूमत बनाने जा रही है? क्या कुछ है? आप उसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, सेमीफाइनल तो किसी भी इलेक्शन को नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि शुमाल से लेके जुनूब तक और मशरिक से लेके मगरिब तक 28 रियासतों का मूड बिल्कुल अलग-अलग होता है। हमने कई इंतखाबात में देखा है, और जो लोकसभा के इंतखाबी नताइज हैं पिछले इलेक्शंस के, वो भी बताते हैं कि शुमाल से जुनूब और मशरिक से मगरिब अलग होता है। मूड की बात की जा सकती है कि इससे मूड का अंदाज़ा किया जा सकता है। हमने इन इंतखाबात से पहले भी कहा था कि अगर इंतखाबी नताइज बीजेपी के हक में आते हैं, तो हिंदुत्व की जानिब मूड दिखाई दे सकता है। ये एक बात है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि ये सेमीफाइनल है, या जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म ने फरमाया कि अब हम हैट्रिक मारने जा रहे हैं लोकसभा के इंतखाबात में भी, और इन 3 रियासतों में जीत गए हैं, तो हम मरकज़ में भी जीत जाएँगे। मैं समझता हूँ कि ये एक भ्रम फैलाने की कोशिश है, एक मफ़रूज़ा है। उसकी बुनियाद ये है कि इन 3 रियासतों में जहाँ बीजेपी जीती है, तकरीबन 63-64 सीटें हैं लोकसभा की, और इनमें से 3 सीटों को छोड़ के बाकी सारी सीटें पहले से बीजेपी के पास है। तो अगर हम इस मूड को मान भी लें कि ये मूड है, तो 63 से ज़्यादा 65 कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। 2 सीट का इज़ाफ़ा हो सकता है, मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आप इसे लोकसभा का आप इसे कहें कि ये प्रिएम्बल है, और ये शुरुआत है, ये कहना इसलिए भी गलत है कि आपने बिहार के इंतखाबात देखे हैं, और बिहार में जो गठबंधन पहले से मौजूद है, उसने बीजेपी को शिकस्त दी 2020 के इलेक्शन में, ऑलमोस्ट शिकस्त ही थी वो जो हुआ। और फिर अभी 2022 का जो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हुआ, उसमें बीजेपी की सीटें कंसिडरेबली कम हुई, हालाँकि उन्होंने हुकूमत बना ली। तो ऐसे में साउथ की पाँचों स्टेट्स में बीजेपी हार गई, यानी कर्नाटक इलेक्शन की जो शर्मनाक हार है, पहले वहाँ भी 28 में 27 सीटें उनके पास थीं, तो कोई बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा की उम्मीद वहाँ से करना भी मुनासिब नहीं है। इसी तरह महाराष्ट्र में जो खेल पिछले 1 साल में हुआ है, कि जिस तरीके से एनसीपी को तोड़ने की कोशिश की गई और हुकूमत साज़ी की गई, उससे पहले शिवसेना को तोड़ा गया,
और उसके बाद के लोकल इलेक्शंस में बीजेपी को कोई फायदा नहीं हुआ। उससे साफ अंदाजा किया जा सकता है कि महाराष्ट्र और बिहार जो बड़े स्टेट्स हैं, वहां बीजेपी को जबरदस्त नुकसान होने जा रहा है। इसी तरीके से बंगाल में बहुत जबरदस्त नुकसान होने जा रहा है। ये तीनों सबसे बड़े स्टेट हैं मुल्क के। तो आप इस बुनियाद पर ये तय कर दें कि 3 स्टेट्स में हम जीत गए हैं, तो लोकसभा भी जीत जाएँगे, ये एक खुशफ़हमी पैदा करने की कोशिश है हुकूमत की जानिब से। हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात ये है कि अभी 6 महीना, 5 महीना बरकरार है और 5 महीने में अपोज़िशन का एक अलायंस इंडिया अलायंस के नाम से ऑलरेडी मौजूद है, जिसने स्टेट के इलेक्शन में अपने अलायंस को जारी नहीं रखा, लेकिन लोकसभा के इलेक्शन के बारे में वो क्लियर हैं कि वहाँ हमारा अलायंस रहेगा और स्टेट इलेक्शन में जहाँ ये अलग लड़ी हैं, उसकी वजह से बीजेपी को थोड़ा फ़ायदा हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को इन पार्टीज़ के इलेक्शन कंटेस्ट करने की वजह से फ़ायदा हुआ। जैसे समाजवादी पार्टी से मध्य प्रदेश में फ़ायदा हुआ, आम आदमी पार्टी से कुछ जगहों पर फ़ायदा हुआ बीजेपी को। तो ये चीज़ें भी कंसिडरेशन में रहनी चाहिए, ये फ़ायदा लोकसभा इंतखाब में मिलने की उम्मीद नहीं है। तो जो 25 सीटें राजस्थान की हैं, जहाँ ये सरकार बीजेपी बना रही है और पिछली लोकसभा में 25 की 25 बीजेपी ने जीती थी, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 25 सीटें अब वो 2024 में जीतेंगे। इस बुनियाद पे मैं ये कहता हूँ कि इन इंतखाबात की वजह से अगर बीजेपी खुश होना चाहती है, वो खुश हो जाए। लेकिन हकीकत भी क्या खुश होने लायक होगी, ये कहना अभी बहुत क़ब्ल वक़्त है। अच्छा, इस इलेक्शन से पहले जो ये इंडिया अलायंस बना था, इसका आपने कहा कि वो अलग-अलग इलेक्शन लड़े, उसकी वजह से वो फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि अब कांग्रेस ज़्यादा सबड्यूड तरीके से अपोज़िशन के साथ नज़र आएगी। स्टेट इलेक्शंस में आखिर ऐसी कौन-सी वजह रही कि इंडिया अलायंस के पार्टनर्स एक साथ नहीं रह सके और बीजेपी को उस तरह से नहीं हरा सके, जिसकी वो तैयारी का दावा लोकसभा इलेक्शन के लिए कर रहे हैं? क्या कुछ वजह रही, क्यों हुआ ऐसा? देखिए, 2 बातें हैं काज़मी साहब। एक बात है कांग्रेस का सबड्यूड या सबमिसिव होना अपोज़िशन के सामने और दूसरी बात है स्टेट इलेक्शंस में रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ का टेक्निकली अपना वोट बैंक बरकरार रखना। हुँ, तो कांग्रेस के लिए ये स्टेक था तीनों स्टेट्स में, जब बल्कि चारों स्टेट में कि कांग्रेस मेजर स्टेक होल्डर थी और वहां सही बात यह है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी लाइक समाजवादी पार्टी का कोई स्टेक मध्य प्रदेश, राजस्थान या तेलंगाना में या इधर छत्तीसगढ़ में नहीं है। इसके बावजूद वो कोशिश कर रहे थे, तो जाहिर है कि कांग्रेस ने उसको कंसीडर नहीं किया। ये एक बात। दूसरी बात ये कि नेशनल स्टेटस बरकरार रखने के लिए या रीजनल स्टेटस बरकरार रखने के लिए टेक्निकली हर पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में उसका कुछ ना कुछ वोट हो। ये टेक्निकल एक जरूरत होती है तमाम सियासी जमातों की। उसके तहत उन्होंने वहां इलेक्शन लड़ा। किसको फायदा नुकसान हुआ वो एक अलग किस्सा है। लेकिन कांग्रेस का जो दूसरा पार्ट है कि कांग्रेस कितनी अकोमोडेटिव रही है, ये एक सवाल है। कांग्रेस का अकोमोडेशन न सिर्फ ये कि अकोमोडेशन नहीं है कांग्रेस में अभी तक, बल्कि क्लेम बहुत हाई है हुँ। और अनड्यूली हाई क्लेम है कांग्रेस का, जिसकी जरूरत नहीं है। तो कांग्रेस का ये मिजाज कि हम एक ग्रांड ओल्ड पार्टी हैं और हमारी ही क़यादत में सबको चलना चाहिए और जो हम कहें वो सबको मान लेना चाहिए। ये मिजाज कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी को हमेशा ही फ़ायदा पहुँचाता रहा है। ये 2014 में भी इस मिजाज ने फ़ायदा पहुँचाया और 2009 में पहले से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया बीजेपी को कांग्रेस के इस मिजाज ने। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 1984 में कांग्रेस का एक इजलास हुआ था पंचमढ़ी में, मध्य प्रदेश में। और उस इजलास में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने और जनरल बॉडी ने ये तय किया था कि हम कभी भी किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे, हम अकेले ही इलेक्शन लड़ेंगे। और 1989 में भी उसके बाद से देखिए आप 89 ऑनवर्ड उनकी जो भी सरकारें हैं, हमेशा वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स नहीं है। 2004 में भी माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, नरसिम्हा राव की भी माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी 89 की, 2009 की भी माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी। कभी
ये एब्सोल्यूट पावर में नहीं आए हैं बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद। ये एक बहुत अहम बात है जिसे याद रखना चाहिए कि 1992 के में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद, बल्कि उसके पहले से कांग्रेस एब्सोल्यूट पावर में कभी भी नहीं आई है। इसके बावजूद पंचमढ़ी में वो ये रेज़ोल्यूशन पास करते हैं कि हम हम तनहा लड़ेंगे, और अब जहाँ कहीं अलायंस करते भी हैं, यानी बिहार और उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पर उनका अलायंस दिल से नहीं होता है। उनका अलायंस ये होता है कि मौकापरस्त बन के हम एक अलायंस करें और उसके बाद वहाँ की जो लोकल पार्टी है, रीजनल पार्टी, उसके वोट बैंक पे हम कब्ज़ा कर लें। ये एक स्ट्रैटेजी है कांग्रेस की, एक ज़माने से चली आ रही है। उन्होंने अब तक ये एडमिट नहीं किया है कि उनका जो ग्राउंड पे नेटवर्क है, उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है और उनकी जो पब्लिक इमेज है, वो बड़ी हद तक डेंट हो चुकी है। इसे समझने को कांग्रेस की लीडरशिप तैयार नहीं है। वो किंग्स की तरह अभी भी बिहेव कर रहे हैं। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा बीजेपी उठाती है और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ कांग्रेस से खौफज़दा रहती हैं। कोई रीजनल पॉलिटिकल पार्टी आज की तारीख में मुल्क में नहीं है, जो कांग्रेस से मखदूश ना हो, उसको खदशे ना हो कांग्रेस से, और वो कांग्रेस को अच्छी स्पिरिट में लेती हो। कोई वोट क्लास नहीं है उनका, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे दलित हों, चाहे वो आदिवासी हों, जो कांग्रेस को पॉजिटिवली जोश से वोट करते हो। नेगेटिव और मजबूरी की हालत में कांग्रेस को वोट किया जाता है। ये जो ग्राउंड की चीज़ें हैं, कांग्रेस के पास इसकी कोई स्टडी हरगिज़ भी नहीं है। ये एक बड़ा रीज़न है भारतीय जनता पार्टी का मरकज़ में इक़्तिदार में कायम रहने का। अब ये इवैल्यूएशन वो कब करेंगे और किस सूरत में करेंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। यह बात आपने बहुत ही सही कही, क्योंकि कांग्रेस के वो लोग जो कभी हुकूमत में रहे हैं, आज भी वो पब्लिक से जुड़े हुए नहीं हैं, ना ही अपने नीचे जो वर्कर्स होते हैं उनसे, ब्लॉक लेवल पर, जिले लेवल पर, और ना ही और लोगों से भी जिनसे वो बहरहाल अगर लाइक माइंडेड भी हैं तो। इसका नुकसान कांग्रेस को और सेकुलर जो ताकत हो सकती है, सेकुलर नजरिया देश का, उसको नुकसान हुआ है। अब मैं चलना चाहता हूं, मोदी जी जल्दी इलेक्शन का ऐलान कर सकते हैं, इस तरह की प्रेडिक्शन आ रही हैं। 26 जनवरी के बाद शायद 27-28 जनवरी में कोई ऐलान कर दें मोदी जी। इस किस्म के कुछ सीरियस किस्म के जर्नलिस्ट इस बात का अंदाजा अटकल लगा रहे हैं कि ये जो जीते हैं, इसके बाद वो जल्दी लोकसभा इलेक्शन करा सकते हैं। अगर जल्दी लोकसभा इलेक्शन हुआ तो क्या सूरत हाल हो सकती है आपकी नजर में? देखिए, इसका तो इम्कान हो सकता है, क्योंकि जो माइंडसेट है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, खुसूसन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जो मिज़ाज है, जो अमित शाह का मिज़ाज है, जो ये 2 ही हैं। अभी इस वक़्त भारतीय जनता पार्टी इक़्तिदार में नहीं है मरकज़ में। ये बात मुल्क को माननी और समझनी चाहिए कि मरकज़ में किसी पॉलिटिकल पार्टी का इक़्तिदार नहीं है। मरकज़ में 2 इंडिविजुअल्स का इक़्तिदार है। और वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं। भारतीय जनता पार्टी की अब कोई हैसियत नहीं रही। आप देखिए इन चारों पाँचों 4 रियासतों में, 5वें में तो मिज़ोरम में तो दाखिल ही नहीं होने दिया मिज़ोरम के लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला को, दाखिल ही नहीं हुए कैंपेन में। इन 4 रियासतों में आप देखें कि स्टेट की लीडरशिप की कोई हैसियत नहीं थी। चेहरा सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का था। इवन जो पार्टी प्रेज़िडेंट हैं जेपी नड्डा, उनका था चेहरा लेकिन बहुत पीछे था। इन 2 का चेहरा मुस्तकिल आगे रहा, और इवन ये कि शिवराज चौहान जो 18 साल से चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश में हैं, ऐन इलेक्शन के वक़्त में ये जुर्अत की नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने कि उस जमे हुए चेहरे को कहा कि आप पीछे हो जाइए, आप अगली बार के लिए चेहरा नहीं है, और वो खामोश हो गए। और उन्होंने कैंपेन भी किया, अपना 100% प्रोड्यूस भी किया। सेंट्रल मिनिस्टर्स को कैबिनेट से उठा के असेंबली के इलेक्शन लड़ा दिए, मेंबरान पार्लियामेंट को, और वो बोले नहीं एक लफ्ज़ भी, कोई एहतजाज नहीं किया किसी ने भी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये दिखाती हैं कि वज़ीर-ए-आज़म का अपना जो चेहरा है, वही बीजेपी में अहम है। एज़ सच बीजेपी जो कभी चाल चरित्र और चेहरा की बात किया करती थी, जो इंटरनल डेमोक्रेसी की बात किया करती थी, वो सब खत्म हो चुका है बीजेपी में। ना चाल है, ना चरित्र है, ना चेहरा है, और ना इंटरनल डेमोक्रेसी है। अब वज़ीर-ए-आज़म की जो जुम्बिश-ए-अबरू है, वो पार्टी के अंदर भी हुक्म का दर्जा रखती है, और मुल्क के अंदर भी वो हुक्म का दर्जा बन चुकी है। जो शहंशाहियत का एक अंदाज़ था, वो अंदाज़ है। इस माइंडसेट के साथ
ये 3 इलेक्शन जीतने के बाद अगर वज़ीर आज़म को ये गलतफ़हमी हो जाए कि हम इलेक्शन जीत रहे हैं, तो ये बिल्कुल वैसी ही गलतफ़हमी होगी जैसे 1977 में इमरजेंसी के खात्मे के फ़ौरन बाद इंदिरा गांधी को ये गलतफ़हमी थी कि इमरजेंसी के हालात से लोग बड़े खुश हैं और हम इक़्तिदार में आ रहे हैं। और उन्होंने इमरजेंसी खत्म करके फौरन इलेक्शन अनाउंस कर दिया था और इलेक्शन हार गई थी। तो अगर जनवरी के महीने में या फरवरी के अवाइल में वज़ीर आज़म इस किस्म की कोई हरकत करते हैं, तो ये उनके लिए ज़्यादा बड़ा वाटर लो साबित होगा। इसलिए कि अपोज़िशन और ज़्यादा तेज़ी के साथ अपने आप को एलाई करेगा, जोड़ेगा, इत्तेहाद मज़बूत होगा और हड़बड़ी में जो इत्तेहाद है वो उसमें अपोज़िशन ग्रुप्स की जो पार्टियाँ हैं, उनकी डिमांड्स आपस में जो एक-दूसरे से हैं, वो कम हो जाएँगी और किसी सूरत भी मोदी को हराने के नाम पर सब लामबंद हो जाएँगे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब ये अगर पोल पंडित वहाँ हैं और पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले लोग बीजेपी में मौजूद हैं, जो यकीनन हैं और उनकी वज़ीर आज़म सुनते हैं, तो उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि 3 रियासतों में ऑलरेडी वो सैचुरेटेड थे पहले से, अभी भी हैं, वो हिंदी बेल्ट है और तेलंगाना ने उनको जो जवाब दिया है, वो उनके लिए उम्मीद अफ़ज़ा नहीं है। मिज़ोरम और मणिपुर और त्रिपुरा के जो हालात हैं, उनका इम्पैक्ट असम के ऊपर भी होगा। बंगाल में उनकी मुट्ठी अभी तक जो है वो बंद नहीं है। बिहार से उनको किसी अच्छी तवक्को रखनी नहीं चाहिए और उत्तर प्रदेश में भी जो अखिलेश यादव हैं, वो बहुत ज़ोर लगा रहे हैं। अब 80 सीट का ये सारी मेजर सीट है और महाराष्ट्र में आपके पास कुछ भी नहीं है। ऐसे में अगर आप जल्दी अनाउंस कर देते हैं इलेक्शन तो आपकी बहुत बड़ी मशीनरी हो सकती है। आप सोच सकते हैं कि 3 स्टेट्स में हमने सरकार बना ली, कांग्रेस से छीन ली। फिर आप जनवरी के महीने में 22 जनवरी या 24 जनवरी को आप राम मंदिर का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। तो हम्म। ऑब्वियसली उनका ज़हन ये होगा कि राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करने जो कार सेवक आएँगे और फिर वो कुछ तोहफ़े वहाँ से लेके वापस जाके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और जिसका पूरा एक नक्शा बना हुआ है, अवामी सतह पर उसको फैलाने का। इवन गवर्नमेंट सर्वेंट तक से कहा गया है कि वो इसको अवाम तक इस खबर को पहुँचाने के लिए काम करें। सरकारी मुलाज़िमीन की ड्यूटीज़ लगाई हैं बाकायदा। तो ऑब्वियसली वो ये चाह रहे होंगे कि राम मंदिर के तक़रीब का फ़ायदा भी और इन रियासती इंतखाबात का फ़ायदा उठाने के लिए वो फौरी तौर पर क्लब कर दें टाइमिंग्स को। और उससे फ़ायदा उठा लें। बट मुझे मुझे नहीं लगता कि उससे कोई फ़ायदा ज़्यादा होने वाला है। अच्छा, रहमानी साहब, हमने 2022 के यूपी इलेक्शन में देखा कि बहुत से गांव, बस्ती, कस्बों, बहुत सी जगहों पर बाकायदा बोर्ड लगे थे कि यहाँ बीजेपी के वालों का आना ममनू है, रेस्ट्रिक्टेड है, वो लोग ना आए। उसके बावजूद भी उन्हीं सीटों पर बीजेपी खूब जम करके जीती। तो ये शक मजबूत हुआ था कि ईवीएम का खेल है जिससे बीजेपी जीत जाती है। अब भी जबकि किसान आंदोलन हो चुका, जबकि बेरोजगारी बढ़ी है, जबकि मिलिट्री के जो भर्ती का रूल है वो 4 साल के हो गया, अग्निवीर वाला मामला हो गया, महंगाई है जो सबके लिए परेशानी है, बेरोजगारी है, इस सब के बावजूद इन 3 स्टेट्स में जो इलेक्शन जीती है बीजेपी, क्या आपको नहीं लगता कि ईवीएम का खेल बाकायदा चल रहा है? देखिए, मुझे कभी भी नहीं लगा कि ये कोई ईवीएम का खेल है। हम्म। हमको ईवीएम का कहकर जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, उनसे उनको हम सरफ़े नज़र नहीं कर सकते उनसे। उसकी हम्म। वजह ये है कि अगर हम ईवीएम को मान लें, तो क्या हम ये मान लें कि तेलंगाना को ईवीएम के ज़रिए बीजेपी ने खुद जिताया? क्या हम ये मान लें कि ईवीएम के ज़रिए मिज़ोरम की लोकल पार्टी को बीजेपी ने खुद जिताया है? क्योंकि ईवीएम तो फिर सारा बीजेपी के ही हाथ में होगा ना, सरकार के हाथ में होगा। तो कर्नाटक में क्या खुद जिताया है बीजेपी ने कांग्रेस को? और अगर ये मान लें कि ऐसा है, ये तो और ज़्यादा खतरनाक बात है। इसलिए हम्म। ये ईवीएम का इश्यू नहीं है। देखिए, एक बात हमें आपने यूपी की बात भी की, लेकिन मैं उससे पहले मध्य प्रदेश की बात करना चाहता हूँ, जो हालिया इंतखाब है। आरएसएस का अपना अब जो इसी साल फरवरी के महीने में जो इवैल्यूएशन था, वो ये था कि बीजेपी को 55 से ज़्यादा सीट नहीं मिल रही है।
अल्टीमेटली जो मुख्तलिफ सर्वेज आरएसएस के इंटरनल सर्वेज थे, वो ये कह रहे थे कि 55 सीट्स मिल रही है, लेकिन बीजेपी को 156 सीटें मिल गई। ये कैसे हुआ? ये इसको हमें पढ़ना और समझना चाहिए। और ये बात इससे ये आरएसएस का जो प्रचारक है, वो जाता है घरों पर, वो वोट को ट्रांसफर करवाता है, और आरएसएस का ये स्ट्रॉन्ग टूल प्रचारक का ये इम्पैक्ट कर रहा है इलेक्शंस को। और इससे अगर हम सरफे नजर कर लेते हैं, तो फिर हम इलेक्शन कंटेस्ट करने की बूथ की स्ट्रेटेजी कभी भी नहीं बना पाएंगे। ये बात माननी पड़ेगी कि आरएसएस ने पहले से ये इवैल्यूएट किया कि 55 सीटें थीं, और उसके बाद उसने कोशिश की, उसने नेशनल लीडर्स को भेजा और उनको कंटेस्ट करवाया, और घर-घर प्रचार, ये पर्चे बाँटना और माउथ टू माउथ कैंपेन करना, सीना ब सीना कैंपेन, ये सारी चीज़ें आरएसएस करती है। ये अभी भी किया है, ये यूपी में भी किया है। और यूपी में दूसरा एक फैक्टर था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट अमंग सेकुलर पार्टीज़। जो मायावती ने 13% वोट अपना ट्रांसफर किया बीजेपी को, खुले बंदूक, खुलेआम किया। अब अगर 13% वोट बीजेपी के खाने से निकाल दें, जो बीएसपी से ट्रांसफर हुआ था, बीजेपी का वोट, बीजेपी हार जाती है इलेक्शन। तो ये स्ट्रेटेजीज है, ये ईवीएम नहीं है, ये अर्थमेटिक है, पॉलिटिकल अर्थमेटिक है, जिसे हमें पढ़ना पड़ेगा। कि इस इलेक्शन से ये बात भी साबित हो गई, जो एक बात सियासी हलकों में कही जा रही थी, कि वजीर आजम और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, हालात कुछ खराब हैं। लेकिन इस इलेक्शन के नतीजे ने ये साबित किया बियॉन्ड डाउट कि आरएसएस और नरेंद्र मोदी एक ही प्लेटफॉर्म, एक पेडेस्टल पे खड़े हैं, और आरएसएस की भरपूर ताईद और हिमायत अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को हासिल है, इसलिए आया है ये नतीजा। और दूसरा, इस नतीजे की जो वजह है, वो कांग्रेस का वही एरोगेंस है जिसकी जानिब आपने पहले इशारा किया, कि उसने ना अक़लियतों को साथ लेने की कोशिश की, ना मुसलमानों को साथ लिया, ना दलितों को, ना ट्राइबल्स को, किसी को अकोमोडेट नहीं किया कांग्रेस ने। और अपनी स्टेट लीडरशिप के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा किया कि ग्राउंड पे सेंट्रल लीडरशिप भी नहीं गई, और आप अपनी आपस की जो बिक्री थी, जैसे राजस्थान में सचिन पायलट और गहलोत की थी, उसका इम्पैक्ट कांग्रेस के ऊपर बहुत होता है। ये बीजेपी पे नहीं हुआ। आप देखिए, शिवराज चौहान ने बिल्कुल सबमिसिव होके, इसके बावजूद कि उससे कहा कि आप चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे, कितना एक डिसिप्लिन पार्टी सोल्जर की हैसियत से अपना 100% पार्टी को उन्होंने दिया। विजय राजे सिंधिया नाराज नहीं राजस्थान में, लेकिन कोई इम्पैक्ट उनका नहीं हुआ। इसके बरक्स सचिन पायलट और गहलोत का इम्पैक्ट हुआ सब जगह। तो इन चीजों को कंसीडर करना चाहिए। ईवीएम कह के हम गोल पोस्ट शिफ्ट नहीं कर सकते दूसरे, अगर करेंगे तो नाकाम रहेंगे। अच्छा, अब आपको क्या लगता है? वैसे तो आपने बता दिया कि ये सेमीफाइनल नहीं था, मोदी जी को या बीजेपी को ये गलत फहमी नहीं पालनी चाहिए कि 2024 इलेक्शन वो जीत जाएंगे। तो क्या जो इंडिया अलायंस है, जो अपोजिशन है, जो सेकुलर पार्टियां हैं, आपको क्या लगता है कि इनमें इतनी अच्छी तालमेल हो जाएगी लोकसभा में कि बीजेपी को हरा सकें? देखिए, अभी इस पे तो शकूक के बादल छाए हुए हैं। अभी कुछ भी कहना इस सिलसिले में क़ब्ल वक़्त है, कि ये जो इंडिया अलायंस बना है, ये एज़ इट इज़ चलता रहेगा। ये बात कहनी एक बात मुश्किल है। दूसरी एक बात जो इस वक़्त बहुत अहम है, जिस पे किसी की नज़र नहीं जा रही, बल्कि या कम जा रही है, वो जो दूसरे रीजनल ग्रुप्स है। भई बहुत बड़ी तादाद पार्टीज़ की वो है, जो ना इंडिया अलायंस में है, ना एनडीए में है। तो क्या वो भी अपना कोई गठबंधन बनाएँगे? और मुझे लगता है कि अगर नहीं बना रहे तो उनको बनाना चाहिए। मसलन बीआरएस जो अभी तेलंगाना में हारी है, उसका अपना एक वोट बेस है, एक सपोर्ट बेस है वहाँ। वो लोकसभा में इम्पैक्ट कर सकती है अभी भी। वाईएसआर कांग्रेस लोकसभा में इम्पैक्ट कर सकती है। तो इस तरह की, जैसे नॉर्थ ईस्ट की पार्टियों को मैं बार-बार कह रहा हूँ, श्रोमणी अकाली दल है। ये पार्टियाँ 10-12 पार्टियाँ हैं, ये अगर एक दूसरे के करीब आ जाएँ और एक अलायंस बना लें, और इनके साथ, इस अलायंस के साथ मसलन यूडीएफ असम का वो जुड़ जाए, अवेसी की पार्टी भी इस अलायंस के साथ जुड़ जाए, तो एक और पॉजिटिव वोटिंग के लिए ऑप्शन मिलेगी माइनॉरिटीज को, ट्राइबल्स को और दलित्स को। और इस अलायंस में भी ये रीजनली इतना पावरफुल है
कि इस अलायंस को भी तकरीबन 100 सीटें मिल सकती हैं। यानी बंगाल में और ये पार्टियां जो अनकंफर्टेबल हैं इंडिया अलायंस में, जैसे टीएमसी अनकंफर्टेबल है इंडिया अलायंस में, आम आदमी पार्टी अनकंफर्टेबल है, सीपीएम केरल में अनकंफर्टेबल होगी कांग्रेस के साथ, क्योंकि वहां मुकाबला ही कांग्रेस के साथ है। तो अगर ये थर्ड फ्रंट कोई बन जाता है इन पार्टीज का, तो जो अनकंफर्टेबल पार्टनर्स है वो भी इसे ज्वाइन कर लेंगे, और जो कम्युनिटीज का सोशल इंजीनियरिंग है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, मल्टीपोलर कंटेस्ट तो होना ही होना है, इसे कोई रोक ही नहीं सकता। आप अगर इंडिया अलायंस और एनडीए मसलन यूपी में लड़ता है, तो आप समझते हैं बीएसपी नहीं लड़ेगी? बीएसपी अलायंस के बाहर रह के थर्ड ग्रुप की हैसियत से हर सीट पे कंटेस्ट करेगी, तो वोट तो बांटेगी। तो मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट तकरीबन हर स्टेट में होगा। ऐसे में अगर फ्रंट बन जाता है तीसरा फ्रंट, तो वो एक बैलेंसिंग पावर होगा पोस्ट पोल सिनेरियो में, और वो बीजेपी की अच्छी खासी सीटें कमजोर करेगा। मुसलमानों को भी ये बात समझनी चाहिए कि वो जुनूनी बन के किसी एक ग्रुप की तरफ ना जाएं, क्योंकि ये अगर हम बीजेपी को 250 सीट के नीचे छोड़ सकते हैं, जिसका इम्कान है, आज भी बड़ा मजबूत इम्कान है, तो फिर मरकज में सरकार चाहे जिसकी बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनडीए भी अगर सरकार बनाता है जिसमें बीजेपी मेजॉरिटी पॉइंट से पीछे है, तो कमजोर सरकार होगी एनडीए की। वो नरेंद्र मोदी उसका चेहरा नहीं बन पाएंगे फिर। और दूसरे जिस तरीके का ये जालिमाना रवैया अभी अख्तियार किया हुआ, नहीं कर पाएंगे। तो एनडीए की हो या यूपीए की हो, कमजोर सरकार बने, मुसलमान टैक्टिकल वोटिंग करके कॉन्स्टिट्यूएंसी टू कॉन्स्टिट्यूएंसी, स्टेट टू स्टेट अलग फैसले लें और अलग अंदाज से वोटिंग करें, तो सिर्फ मुसलमान भी अगर ये चाह लेंगे और समझदारी से वोटिंग करेंगे, तो 250 के नीचे बीजेपी को आज भी छोड़ सकते हैं। मैं इसमें पूरा यकीन रखता हूं, कोई मुझे शक व शुबा नहीं है कि 250 के नीचे बीजेपी को अगर ले आया जाए, फिर चाहे एनडीए की सरकार बन जाए, हमें कोई मतलब नहीं। हमको जो ये खौफ की सियासत में मुब्तला किया जा रहा है 40 साल से, बीजेपी हराओ बीजेपी, ये हमारा आउटलुक नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टीज का आउटलुक है। आप देखिए 95% वोट मुसलमान सेकुलर पार्टीज को करते हैं आज भी। तेलंगाना में बीआरएस को छोड़ के सारा मुस्लिम वोट शिफ्ट हो गया कांग्रेस की तरफ। तो कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने एक ऐसे आदमी को चीफ मिनिस्टर बनाया है जो एबीवीपी का साबिक लीडर है, हिंदुत्ववादी ज़हन रखता है, और जिसकी कैबिनेट में एक भी मुसलमान कांग्रेस तेलंगाना से जिता नहीं पाई। ऐसी जगह टिकट ही नहीं दिए जहां मुसलमान जीत सकते हैं। तो कांग्रेस का जो ये एटीट्यूड है कि वो मुसलमानों को ये सोचती है कि ये बलि के बकरे हैं, जाएंगे कहाँ, वोट तो हम ही को देंगे, इसलिए इनको पूछने ही की जरूरत नहीं। तो इसको भी एक ऐसी पोजीशन में रखना चाहिए। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना बीजेपी से ना कांग्रेस से, दोनों एक ही ज़हन के लोग हैं, एक ही आइडियोलॉजी के लोग हैं। ये बात आम तौर पर लोगों को समझनी चाहिए कि कांग्रेस और बीजेपी आइडियोलॉजिकली सिमिलर है। इसलिए ये हराने की सियासत करना बंद करें, बनाने की सियासत करें कि हमको क्या बनाना है। ये इस सोच के साथ अगर हम इलेक्शन कंटेस्ट में करते हैं और स्ट्रेटेजिक वोटिंग करते हैं, तो हम अपने डिजायर्ड रिजल्ट, अपने मतलूबा नताइज हासिल यकीनन कर सकते हैं। अच्छा, आपने तीसरे फ्रंट के बनाने की बात कही, क्या उससे आपको नहीं लगता कि उसमें वोट बंटने का रास्ता और बनेगा, बीजेपी का रास्ता और आसान हो जाएगा? और दूसरे ये कि मुसलमानों के लिए तो एक मसला बड़ा ये है, जो मैं समझ पा रहा हूं, कि बहुत मुमकिन है कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही किस्म की पार्टी हो गई, वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चले गए, और मध्य प्रदेश में उनके एक लीडर ने कह दिया कि हमने ही अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ताला खोला था, वगैरह वगैरह। लेकिन एक बुनियादी फर्क बज़ाहिर जो नजर आता है, वो ये कि बीजेपी में जाकर के मुसलमान अपना हक नहीं मांग सकता, ऐसा माहौल बनाया हुआ है। कांग्रेस वाले फिर भी मुसलमान की बात सुनते हैं, शिकायतें सुनते हैं, वादे भी करते हैं, कभी झिड़क करके वापस नहीं कर सकते। ऐसी हालत में मुसलमान नेशनल लेवल पर कोई किस तरफ जाएगा? क्या बीजेपी की तरफ चला जाए? नहीं, मुसलमानों को किसी से मांगने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। तो बीजेपी से तो मांगने का कोई सवाल ही नहीं, ना आप मांग सकते हैं, ना वो उनको देना है।
वो जिस तरीके वो टिकट ही नहीं देते हैं, कहीं पर भी नहीं देते हैं, ये कह के विनेबिलिटी नहीं है। और उनके अपने जो है 60% कैंडिडेट हार जाते हैं, उनकी विनेबिलिटी नहीं देखते, मुसलमानों की विनेबिलिटी देखते हैं वो। तो वो तो उनसे कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं आपसे आज आपसे पब्लिकली कह रहा हूँ, आप सोनिया गांधी से अपॉइंटमेंट माँग के देखिए। आप शायद अपॉइंटमेंट भी नहीं माँग सकेंगे, मिलना तो बहुत दूर की बात है। राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से माँग के देख लीजिए, स्टेट के किसी प्रेसिडेंट से माँग के देख लीजिए, आप यूपी के स्टेट प्रेसिडेंट से माँग के देख लीजिए, आपको मिलेगा नहीं। तो सुन कौन रहा है? कोई नहीं सुन रहा है, कांग्रेस भी नहीं सुन रही है। कांग्रेस के एक बड़े लीडर ने, बहुत बड़े लीडर ने, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, खुद मुझसे आमने-सामने बैठ के चाय पीते हुए कहा, "रहमानी साहब, एक बात तो है, बीजेपी ने मुसलमानों को अच्छा सबक सिखाया है, अब कहाँ जाएँगे?" तो ये ज़हनियत को बताता है कि कांग्रेस लीडरशिप की ज़हनियत क्या है। इस ज़हनियत के साथ जहाँ आप एक तरफ बीजेपी से नहीं माँग सकते, वहीं आप कांग्रेस से भी क्या माँग सकते? तो आप किसी से कुछ नहीं माँग सकते। इसलिए मैंने कहा कि माँगना बंद कीजिए। स्ट्रैटेजिकली आप एक मजबूर सरकार बनाएँ, ये आपके लिए अहम है। जो हम 1984 के बाद से लेट 90s तक करते रहे, 98 तक का जो अंदाज़ था वोटिंग का मुसलमानों का, अर्ली 90s से लेट 90s तक का जो मुसलमानों का वोटिंग का अंदाज़ था, वो टेक्निकल वोटिंग का था। हमें वही अडॉप्ट करना चाहिए। ये सोचे बगैर कि वोट के डिस्ट्रीब्यूशन से किसको फ़ायदा होगा, किसको नहीं होगा। क्या समाजवादी पार्टी ने ये सोचा मध्य प्रदेश में कि वोट डिवीज़न का फ़ायदा किसको होगा? तो वी आर नॉट रिस्पांसिबल कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। वो हमारा आउटलुक नहीं है। हमारा आउटलुक ये है कि हम क्या चाहते हैं। सिर्फ़ बीजेपी को हराने के नाम पर खौफ की सियासत की गई। और मुसलमानों को सेक्युलर पार्टियों ने खौफ ज़्यादा किया कि आपने अगर हमें वोट ना दिया तो बीजेपी जीतेगी और हिंदुओं को बीजेपी ने खौफ ज़्यादा किया कि आपने हमें वोट ना दिया तो ये सेक्युलर आके हिंदुत्व को नहीं चलने देंगे, हिंदू राज नहीं बनने देंगे और ये माइनॉरिटीज़ का अपीसमेंट होता रहेगा। दोनों लोगों को, हिंदुओं को और मुसलमानों को सेक्युलर ग्रुप ने भी खौफ ज़्यादा किया और नॉन बीजेपी ग्रुप ने भी खौफ ज़्यादा किया। तो इस नफ्सियात से बाहर आने का वक़्त आ गया है। बीजेपी उतनी ज़्यादा बढ़ती चली गई, जितना ज़्यादा हमसे ये कहा गया कि बीजेपी को वोट इसलिए ना दें बीजेपी को हराने के लिए किसी को भी वोट करें, कोई भी ज़हर पी ले, अल्लम-गल्लम किसी को भी वोट दें, बीजेपी हार जाए। ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिकली गलत है बिल्कुल, ये तरीक़ा-ए-कार गलत है और उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आज ये सवाल जब बीजेपी सेंटर में 10 साल से एब्सोल्यूट पावर में है, मेजॉरिटी से कहीं ज़्यादा अकेले उसके पास सीटें हैं, तो ये सवाल मुसलमानों से या किसी और से पूछने की बजाय सेकुलर पार्टी से पूछना चाहिए कि जब हम आप ही को वोट देते आए हैं, तमाम उम्र गुज़र गई, आज़ादी के बाद से लेके आज तक हमने किसी और को वोट दिया ही नहीं है। 95% हमारा वोट सेकुलर पार्टीज़ को जाता है, चाहे वो कांग्रेस हो या रीजनल पार्टीज़ हो। इसके बाद भी बीजेपी कैसे जीती? इसकी ज़िम्मेदारी तो सेकुलर पार्टीज़ को लेनी पड़ेगी कि उनकी नाअहली, उनकी कमी और उनके सॉफ्ट हिंदुत्व की वजह से बीजेपी को आता है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी सेकुलर पार्टीज़ पर कि आपकी इंस्ट्रक्शन के बावजूद हमने वोट किया, फिर भी बीजेपी इतने इक़्तिदार में और आप रोक नहीं पाए, ये नाकामी आपकी है, हमारी नहीं है। तो हमें इसके लिए ज़िम्मेदार करार नहीं दिया दिया जाना चाहिए और आप बताइए कि आपकी ये नाकामी दूर करने में आप कौन-सी हिकमत-ए-अमली इख्तियार कर रहे हैं और उसमें हमारी कहाँ ज़रूरत? नेगोशिएशन का ये पॉइंट है। हमें क्या लेना है, क्या नहीं लेना, ये ना कोई दे रहा है, ना किसी ने दिया है। 75 साल दिया भी नहीं है किसी ने। माफ़ कीजिएगा, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इन्होंने बता के डॉक्यूमेंटेशन ये कर दिया कि आप तो भिखारी थे, भिखारी के भिखारी और बदतर हो गए। क्या दिया है बताइए? कांग्रेस के 60 साल के रूल में भी मुसलमानों को तो कुछ ऐसा तो मिला नहीं है। हमारा तो सोशल और एजुकेशनल और इकोनॉमिक डेप्रिविएशन मज़ीद हुआ है, महरूमी मज़ीद बढ़ी है। तो हम जिनको वोट करते आए हैं मसीहा करार देकर, उन्होंने भी हमको कुछ नहीं दिया और ये तो खुले तौर पर इस्लाम दुश्मनी और मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी एक सियासी जमात है भारतीय जनता पार्टी, वो तो खुल के जो कर रहे हैं, कर ही रहे हैं। तो हम ना यहाँ हैं, ना वहाँ हैं, रास्ते सब बंद हैं, कूचा है कातिल के सिवा। ऐसे में हमको अपनी हिकमत-ए-अमली खुद तैयार करनी होगी, हम कितने प्रोडक्टिव हो सकते हैं समाज के लिए और मुल्क के लिए, वो स्ट्रैटेजीज़ कम्युनिटी को अपने लेवल पर बनानी पड़ेंगी और उसके लिए क़यादत बदलनी पड़ेगी। मैं बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, मौजूदा मुसलमानों की क़यादत
इस सूरत हाल को बदलने में नाकाम साबित हुई है, आगे भी नाकाम रहेगी, इसलिए कि ये जमहूरी क़यादत नहीं है, ये चंद खानदानों की हेजमनी है, जो पूरे मुल्क के मुसलमानों के ऊपर मुसल्लत है। इन खानदान, चाहे वो सियासी जमातें हों या दीनी जमातें हों, दोनों तबकात में खानदानों की सियासत चल रही है और ये खानदान पूरे मुल्क के बीसियों करोड़ मुसलमानों को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए जब तक ये क़यादत नहीं बदलेगी, मुल्क के मुसलमानों के हालात भी नहीं बदलेंगे, मैं यकीन से कह सकता हूँ। जी, जी। देखिए, आपने 2 चीज़ें बहुत अहम बताई। एक तो ये कि कमज़ोर सरकार मुसलमानों के फ़ायदे में है, मज़बूत सरकार जिस तरह की ये बनी हैं या आई हैं, वो मज़बूत सरकार कभी मुसलमानों के लिए भलाई की तरफ नहीं जा सकती। दूसरा, आपने ये भी कहा कि मुसलमानों को अपनी लीडरशिप बदलनी पड़ेगी, चाहे वो मज़हबी लीडरशिप हो या सियासी लीडरशिप हो। एक चीज़ मैं चलते-चलते याद दिला दूँ अपने दर्शकों को, कांग्रेस के बारे में जिस तरह से आपने कहा, एक सबूत के तौर पर एक वाकया जिसमें मैं खुद मौजूद था। दिल्ली में ओखला में बटला हाउस का वाकया हो चुका था। उसके बाद दिल्ली के इलेक्शन होने वाले थे। शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर थी और लोगों ने ये डिमांड की थी मुख्तलिफ कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कि मुसलमानों को टिकट मिलना चाहिए। उस वक्त जब ये ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कांग्रेस का, तो कुछ उर्दू प्रेस के लोगों को बुलाया गया, हम भी पहुंचे और शीला दीक्षित ने एक बात बड़े अच्छे अंदाज में कही कि हम तो सेकुलरिज्म की ही वजह से सरकार में आते हैं। मैंने उस पर कहा कि हाँ, आपने सही कबूल किया कि मुसलमानों की वोट से आप हुकूमत में आती हैं, लेकिन जब हुकूमत में आ चुकी होती हैं, उसके बाद इतनी छोटी डिमांड भी नहीं मानते कि बटला हाउस एनकाउंटर का जुडिशियल इंक्वायरी करा दें। तो ये इस सतह पर जब आप गिर जाएंगे और फिर रीजन ये दिया जाता है कि पुलिस वालों का मॉरल डाउन होगा। मैंने उस पर कहा बाकायदा कि हम तो उन क्रिमिनल्स का मॉरल डाउन ही चाहते हैं जो बेगुनाहों को फंसा रहे हैं। तो इस पर वो बहुत ही परेशान हो गई और सारे मीडिया वाले जो है वो जो दलाल किस्म के लोग थे, उन्हें बड़ी बेचैनी हुई उस मीटिंग में। लेकिन मैंने ये बात रखी कि कम से कम जुडिशियल इंक्वायरी हो सकती थी, उसके लिए क्यों सरकार राजी नहीं हुई? तो उसके लिए भी वो तैयार नहीं हुए। और फिर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने जो वाक़या बताया ना, ये शीला दीक्षित साहिबा से ने मुँह दर मुँह मुझसे कहा और बिल्कुल तन्हाई में, जो जी। मुझसे मशवरा कर रही थी कि कहाँ कितने मुसलमानों को टिकट देना है असेंबली इलेक्शन में। मैंने उनको 4-5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ बताई कि ये बताइए, तो वो सब लगी हुई कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं। जैसे जामा मस्जिद से सीलमपुर लगा है, वहाँ से मुस्तफाबाद लगा हुआ है, वहाँ से करावल नगर लगा हुआ है और वहाँ से बाबरपुर लगा हुआ है, तो सब मुस्लिम डोमिनेटिंग सीट्स हैं। मैंने उनको कहा कि इन सीटों पर आपको मुसलमानों को टिकट देना चाहिए। बोले रहमानी साहब क्या कह रहे हैं? ये तो सब एक साथ लाइन से मुसलमानों को टिकट दे दें तो पाकिस्तान बन जाएगा। और मैंने उस वक़्त फौरन कहा कि मैं कांग्रेस की वज़ीर आला के मुँह से आरएसएस का बोले जाने वाला जुमला सुन रहा हूँ। ये आप क्या कैसे कह सकती हैं? कहाँ ले जाएँगे हम इन मुसलमानों को अगर यहाँ टिकट नहीं देंगे? तो टिकट नहीं देती और यही ज़हनियत है कांग्रेस की। जी, जी। तो ये वाक़यात ज़ाती वाक़यात हैं, ये सिर्फ़ अखबारों की खबरें नहीं हैं। एक वाक़या मैंने बताया, एक वाक़या रहमानी साहब ने, इसलिए उस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। कमज़ोर सरकार मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए ज़्यादा बेहतर है, इसका नतीजा ये है। बहुत-बहुत शुक्रिया रहमानी साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।